मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसने बाद में दूसरी शादी कर ली। 1 साल बाद ही उसके घर बेटा पैदा हुआ और उसने मुझे उसके बेटे के जन्मदिन पर बुलाया ताकि वह सब दिखाकर मुझे बुरा लगे। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसलिए पार्टी के लिए जाते समय मेरे पास एक लिफाफा था। वह मैं अपने साथ ले गई। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगा कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम योग्य था। आज मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत तेज हंसी आई और मैं उसके हाथ में यह लिफाफा देते हुए कहने लगी कि इसे ध्यान से देखो। उसने वह लिफाफा देखा तो मानो उसके होश उड़ गए हो, मानो उसके सर पे आसमान गिर गया हो। मेरा नाम सुनीता है। आज मेरी ननद के बेटे के जन्मदिन है और इसलिए घर में पूजा रखवाई गई थी और मैं पूजा के लिए आए सामान को हाथ लगा दी थी। जो फिर क्या, मेरी सास ने वह देख लिया था तो ज़ोर ज़ोर से मुझे पर चिल्लाने लगी, तूने इस सामान को हाथ क्यों लगाया? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती? चाची के बेटे के जन्मदिन का सामान है और इसे तुझ जैसी बांझ औरत ने हाथ लगाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे अपनी ननद का खुशी देखकर बर्दाश्त नहीं हो रही? इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगा। फिर भी अपने भावनाओं को मैंने दबाते हुए कहा, माँ जी, इतना आगे से मैं कुछ बोल नहीं पाई। इस वक्त मेरी ननद प्राची कहने लगी कि भाभी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरी माँ बनने का सुख आपसे देखा नहीं जा रहा। इतना अपमान सहने के बावजूद भी मैं उदास चेहरा लेकर अपने पति की तरफ देखने लगी। मेरे पति मुझे बेहद ही प्यार करते थे क्योंकि मेरी लव मैरिज शादी हुई थी। मुझे लगा कि वह मेरी तरफ से कुछ तो कहेंगे, लेकिन उल्टा मुझे ही सुनाने लगे कि तुम तो प्राची को अपनी बहन मानती हो ना, तो फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसका ऐसा बोलना, यह सुनकर तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी क्योंकि कोई भी स्त्री सास और ननद का ताना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका पति जो उसके साथ साथ फेरे लिया हो, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हो, उससे ऐसी बात किसी स्त्री को कैसे बर्दाश्त हो पाएगा? मैं रोते रोते किचन में जाकर काम करने लग गई। बाज होने की वजह से मैं पूजा का कोई सामान का हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन बहू होने के कारण इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ बनना या ना बनना यह औरतों के हाथ में थोड़ी ना होता है। मेरी सास एक स्कूल में टीचर थी और मेरे पति एक इंजीनियर थे। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि इतने पढ़े लिखे लोगों में ऐसा विचार कि सिर्फ पूजा की सामान को हाथ लगा दिया तो अपशगुन हो गया। मुझे आज भी याद है कि किस तरह मैं और सुरेश पहली बार ऑफिस में मिले थे। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन मैं ऑफिस में प्रोजेक्ट दे रही थी और बॉस के साथ वहाँ बैठी सभी लोगों ने मेरी प्रोजेक्ट की तारीफ़ की। सुरेश ने भी मेरी प्रोजेक्ट की काफ़ी प्रशंसा हुई। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते करते हम दोनों कब एक दूसरे से प्यार कर बैठे यह हमें भी पता नहीं चला। घर वालों को जब बताया तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और हमारी शादी हो गई। मेरी सास, ससुर और ननद का बहुत अच्छा स्वभाव था। इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। सुरेश ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 2-3 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी। और शायद इसलिए घर वाले भी 2-3 साल तक बच्चे को लेके कुछ नहीं बोले। लेकिन
शादी के 5 साल होते ही घर के लोगों ताने मारने लगे। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरे पीठ पीछे मुझे बांझ कहने लगे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए सुरेश भी मुझे पहले कुछ नहीं बोले, पर अब वह भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। वह मुझे सिर्फ काम होने तक ही बात करता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पति पत्नी हैं ही नहीं और एक ही छत में रहते हैं। पर मैं अपना दुख बताऊं तो किसको बताऊं और कौन मुझे समझेगा। आज मेरी शादी को 8 साल हो चुकी थी। मैं सोचने लगी कि आज सुरेश अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने उनकी पसंद की क्रोकरी में नाश्ता दिया। पर उसने शांति से नाश्ता किया और एक भी शब्द ना कहते हुए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। सुरेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने ऑफिस में फ़ोन करके यह बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर छुट्टी ले लिया ताकि सुरेश को अच्छा सा सरप्राइज़ दे सकूं। सुरेश ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं रात के खाने में पालक पनीर कोफ्ते की सब्जी भी बहुत कुछ बनाया था। बेडरूम सुंदर फूलों से और मोमबत्तियों से सजाया और उसकी पसंद थी लाल रंग की बॉर्डर की साड़ी पहनी मैंने। मुझे आज पूरा यकीन था कि सुरेश आज अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए राजी कर लूँगी। लेकिन जब वह घर आया उसने एक बात भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद बेडरूम में आकर विश करेगा, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। विश करना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे ही नहीं रहा गया और मैंने ही उससे बोला कि सुरेश आज हमारी शादी की सालगिरह है, वह भी भूल गए तुम। यह सुनते ही वह कहने लगा, अरे अरे नहीं नहीं, यह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस दिन तो मेरे नसीब में एक बांझ औरत गले पड़ गई थी। उसके ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों से सामने अंधेरा छा गया। मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगी कि क्या हम बच्चा गोद नहीं ले सकते। से कई बार कहा है, दूसरे का बच्चा और दूसरे का खून हम गोद नहीं लेंगे। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए जो तुम मुझे इस जन्म में नहीं दे सकती। और हाँ, आज अपनी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। मैं सोचने लगी कि जो इंसान बार बार नाक की रट लगाए रखा है वह मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया होगा। सुरेश ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैं भी बहुत उत्सुकता से उसे खोली। अंदर जब देखा तो उसमें तलाक के पेपर थे। पेपर देख के तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान मुझे इतना तारीफ़ करता है, इतना प्यार करता है, हर तरह की समय मेरे साथ ही गुजारना चाहता है, आज वह एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे देगा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही टूट गया हो मुझ पर। लग रहा था ज़ोर ज़ोर से रोऊं, पर फिर भी अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर साइन कर दिए, क्योंकि जब उसके मन में मेरे लिए प्यार था ही नहीं तो ऐसे इंसान के साथ रहने से क्या फ़ायदा। दूसरे दिन मैंने वह घर छोड़ दिया जो सुरेश यही चाहता था। कुछ दिनों बाद मैं बहुत कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र दूसरे ब्रांच में करा लिया, क्योंकि उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। 1 महीने बाद ही उसकी दूसरी शादी हो गई और 1 साल बाद ही पता चला कि उसने बेटा पैदा हुआ है। बेटा होने की खुशी में वह पार्टी रखा था और उसने पार्टी में मुझे भी बुलाया था ताकि वह मेरा अपमान कर सके। मैं भी उस पार्टी में गई। मुझे देखते ही वह मेरे पास आकर और कहने लगा कि देखो, तुमने तलाक देने का फैसला मेरा कितना सही था। मैं बाप बन गया हूँ। मैं भी बहुत ही नर्मल से उसे पिता की बधाई दी। मैंने अपने हाथ में एक लिफाफा लाया था, उसे देते हुए कहा कि मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। सरप्राइज़ गिफ्ट का नाम सुनकर
वह थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन उसने भी मुझे ऐसा गिफ्ट दिया था जो मेरी ज़मीन खिसक गई थी। दिसंबर की कड़कती ठंड में ही पूरे पसीने से भीग गया था क्योंकि उसे लिफाफे के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। वह अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा, जिससे उसकी पत्नी भी आकर वह रिपोर्ट देखने लगी। और जब सुरेश ने दोबारा उसकी तरफ देखा तो उसकी झुकी हुई नज़र ने सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया था। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वह और उसकी माँ मेरे घर आए। दोनों के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर वह कहने लगा कि वह मेडिकल रिपोर्ट मैंने उससे बताया क्यों नहीं। तब मैंने कहा कि तुम्हें याद है हम दोनों ने मेडिकल चेकअप कराया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे, फिर मैं अकेले ही गई थी। इस पर सुरेश ने कहने लगा कि हाँ हाँ, और फिर घर आने के बाद तुमने कहा कि तुम में ही प्रॉब्लम है। फिर तुम झूठ क्यों बोली? क्यों इतने दिनों तक सब कुछ सहती रही? क्या ज़रूरत थी इस सब की, तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि अब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से पूरी तरह टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मैं सुन लेती सबके ताने ताने सुनने की। मुझे सबकी आदत सी हो गई थी। पर जब तुम मुझे सुनाने लगे फिर वह मुझसे सहन नहीं हुआ। सुरेश कहने लगा कि तो मैं जब तुम्हें तलाक के पेपर दिया तब क्यों साइन किए? सुरेश, गलती मेरी है जो मैंने तुमसे प्यार किया, इतना विश्वास किया। चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हारा प्यार ही ख़त्म हो गया था तो साथ रहने का क्या फ़ायदा? मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमसे गलती हो गई बहू, हो सके तो हमें माफ़ कर दो और सब कुछ भूलकर हमारे साथ अपने घर चलो। तब मैंने उनसे कहा कि बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है और अब मैं उस घर में पैर नहीं रख सकती। सुरेश, अगले महीने मेरी शादी है और मैं तुम्हें और सरप्राइज गिफ्ट इसलिए दिया क्योंकि मुझे देखना था कि यह सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। और इससे एक बात पता चली है कि पुरुष हमेशा खुद को, खुद के कर्तव्य को बड़ा होने का दिखावा करते हैं और भोली भाली औरतों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर कमी एक पुरुष में भी हो सकती है, यह भूल जाते हैं और आगे जाकर ऐसा ही व्यक्ति फंस जाता है और जब सच्चाई पता चलता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। अहंकार के कारण जो एक स्त्री पर अत्याचार करता है उसके पीछे भगवान होता है। साथियों, जीवन जीते हुए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और अगर खुद पर अन्याय होता है तब भी सहन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।